हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नेट प्रेप विद साक्षी। और आज मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए लेके आई हूँ बिकॉज नेट का एग्ज़ाम आने वाला है। और जैसे कि आपको पता है ऑलमोस्ट 80 डेज़ बचे हैं नेट के एग्ज़ाम के लिए। और अभी हमें अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रैटेजाइज करना बहुत ज़रूरी है। अगर हमने एक स्ट्रैटेजी को फॉलो नहीं किया अपने एग्ज़ाम के लिए तो आपको पता है कि नेट एग्ज़ाम क्लियर करना इज़ नॉट दैट ईजी। इतना ईजी भी नहीं होता है अगर आप एक प्लान को फॉलो नहीं करेंगे या किसी स्ट्रैटेजी को फॉलो नहीं करेंगे। सो मैं आज यही वीडियो आप लोगों के लिए लेके आई हूँ क्योंकि मैंने 4 बार नेट निकाला है। तो आई होप कि मैं आप लोगों को थोड़ी बहुत हेल्प कर सकती हूँ इस चीज़ के लिए कि आप किस तरह से इस चीज़ को प्रिपेयर करें। सो फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन। मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू से PhD कर रही हूँ। 4 बार नेट क्वालिफाई कर चुकी हूँ और 2 साल का मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर का एक्सपीरियंस है। सो फ्रेंड्स, आपको पता है जैसे कि जो आपका नेट का एग्ज़ाम है उसके लिए अभी सिर्फ 80 डेज़ ही बचे हैं, ठीक है। क्योंकि जैसे कि सुनने में आया है कि 2 मई में से ये स्टार्ट हो जाएगा, तो 80 डेज़ अभी बचे हैं। हाँ, उसके बाद जितने भी एग्ज़ाम होते हैं जो उसके बाद होते हैं उन लोगों के लिए ऑब्वियसली थोड़े ज़्यादा दिन हैं, बट आप उन दिनों को काउंट करें या ना करें वो आपके ऊपर है। क्योंकि ऑब्वियसली जब एक बार एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाता है तो फिर इतना मतलब आप इतने अच्छे से उसके बाद इतना अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। आप ये सोचते रहते हैं कि पता नहीं एग्ज़ाम में क्या आ रहा होगा क्या नहीं आ रहा होगा। तो इट्स बेटर कि आप उससे पहले अपनी जो प्रिपरेशन है वो पूरी कर लें, ठीक है, ताकि आपके दिमाग में कोई स्ट्रेस या कोई टेंशन ना रहे इससे रिगार्डिंग, ठीक है। सो सबसे पहले हम बात करते हैं पेपर 1 की, ठीक है। सो फ्रेंड्स, जो पेपर 1 है उसमें आपको भी पता है कि 10 यूनिट्स हैं, ठीक है। सो आज मैं आपको बता देती हूँ कि 10 यूनिट्स को आपको कैसे कैसे टैकल करना है, कैसे कैसे उनके लिए एक स्ट्रैटेजी बनानी है। सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिट 1 की, टीचिंग की। सो फ्रेंड्स, मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप 10 डेज़ इसको दें, यूनिट 1 टीचिंग को 10 डेज़ दें और आप डेली 20 MCQs इसके ज़रूर करें। क्योंकि टीचिंग ऐसा पार्ट है, टीचिंग रिसर्च या जो भी आपके ऐसे टॉपिक्स हैं जो देखने में तो बहुत इजी लगते हैं, लेकिन जब आप इनके क्वेश्चंस करते हैं तो आपका दिमाग जो है वो घूम जाता है। क्योंकि आप क्या करोगे, आप इसमें सेल्फ स्टडी करोगे, टीचिंग रिसर्च, तो आपको लगेगा यार ये तो इजी टॉपिक्स हैं। लेकिन जब आप इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इट्स नॉट दैट इजी टू क्रैक द क्वेश्चंस ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च, ठीक है। तो आप इस चीज़ के लिए क्या करें, इसके MCQs भी ज़रूर साथ में करते रहें ताकि आपको पता चलता रहे कि जो ट्रेंड है, जो चल रहा है आजकल एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये आपको पता होने चाहिए, ठीक है। सो टीचिंग के लिए भी आप 10 डेज़ कर सकते हैं, रिसर्च के लिए भी आप 10 डेज़ फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। 10 डेज़ मैं इसलिए बोल रही हूँ ताकि आपको इक्वली सारी यूनिट्स को टाइम देने के लिए आप टाइम दो। क्योंकि अगर आप इक्वली सारी यूनिट्स को टाइम नहीं दोगे तो लास्ट में आपके पास ऐसा हो जाएगा कि कुछ यूनिट्स तो आपकी ऐसी हैं जो आपको आ गई हैं, लेकिन कुछ यूनिट्स ऐसी हैं जो आपकी बच गई हैं। तो फिर इंसान क्या होता है, थोड़ा होपलेस होने लग जाता है कि यार ये यूनिट्स तो मैंने बिल्कुल भी नहीं टच भी नहीं करी, तो इनमें से अब क्वेश्चंस आएंगे तो मैं क्या करूँगा, ठीक है। तो वो स्ट्रैटेजी सबसे बेकार स्ट्रैटेजी होती है जिसमें आप 1 या 2 यूनिट पे पूरा टाइम लगा देते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि अभी सिर्फ 80 डेज बचे हैं, तो इट्स बेटर कि आप इक्वली टाइम अलॉट कर दे सारी यूनिट्स को और फिर उसी के हिसाब से आप उन पे ध्यान देना शुरू करें, ठीक है। क्योंकि आपको पता है जो नेट का पेपर 1 है इसमें ये बोला गया है कि जितने भी यूनिट्स हैं इसमें से 5-5 क्वेश्चन वो डेडिकेटली एक यूनिट से देंगे। हालांकि ये पैटर्न कितना फॉलो होता है कितना ही नहीं, ये तो आने वाले एग्जाम में ही पता चलता है, बट उन्होंने ऐसा लिखा हुआ है कि हम हर यूनिट से डेडिकेटली एक 5 क्वेश्चंस देंगे, ठीक है। सो अब हमें अगर इन 5 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है तो हमें हर यूनिट पे उसी हिसाब से ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो टीचिंग और रिसर्च के लिए मैंने आपको बताया कि आप 10 डेज डेडिकेट कर सकते हैं और 20 MCQs इसके रोज़ ट्राई कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप रोज़ 20 MCQs ट्राई करेंगे तो आपको जो आपने पढ़ा है उसके ऊपर भी कॉन्फिडेंस आएगा और आपको ये भी पता चलता रहेगा कि आजकल जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो कैसे हैं, ठीक है। ये जो 20 MCQs है आप ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही कर सकते हैं, कहीं पे भी आप नेट से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर कोई बुक्स आती हैं जिनमें बहुत सारे MCQs या PYQs होते हैं, बट प्लीज़ उन बुक्स को बहुत ही अच्छे से आप चेक कर लीजिएगा क्योंकि कई बार MCQs जो है वो गलत दिए हुए होते हैं बुक्स में,
ठीक है, बहुत सारी बुक्स में गलत दिए हुए होते हैं। ठीक है, फिर आपका कॉम्प्रिहेंशन आपको पता ही है, जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है जिसमें आपके पैसेज आते हैं, पैसेज से आपको क्वेश्चंस करने होते हैं। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप उसको डेली एक कॉम्प्रिहेंशन आप सॉल्व कर सकते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपको कॉन्फिडेंस बना रहता है कि आप आराम से एक पैसेज आराम से कर लेंगे, कि जब आप रोज 80 डेज तक एटलीस्ट 80 आप कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व कर चुके होंगे, तो आप आराम से जो भी आपका नेट के पेपर 1 में कॉम्प्रिहेंशन आएगा आप उसको आराम से सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट है आपका मैथमेटिकल रीजनिंग को भी मैंने 10 डेज ही आपको देने को बोला है, ताकि इक्वल टाइम डिवाइड हो सबके लिए, और डेली इसके आप 10 क्वेश्चंस कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है ना कि मैथमेटिकल रीजनिंग को सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, अगर आप इसके भी मैं 20 क्वेश्चंस करेंगे तो आपके पास बहुत मतलब इतना टाइम आप एक दिन में इसको नहीं दे पाएंगे। तो आप इसके 10 क्वेश्चंस सॉल्व करें एक दिन में। ठीक है, मैथमेटिकल रीजनिंग थोड़ा सा लोग बच्चे क्या करते हैं कि इसको छोड़ देते हैं कई बार, कि सोचते हैं कि मैथमेटिकल रीजनिंग, क्योंकि जो लोग साइंस बैकग्राउंड से नहीं होते, मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं होते, सोशल साइंसेस बैकग्राउंड से होते हैं, वो सोचते हैं कि मैथमेटिकल रीजनिंग तो हमें आती ही नहीं है तो हम इसे छोड़ दें। प्लीज़ आप ऐसा मत करिए, आप ट्राई करिए 10 डेज तक जो इसके यूनिट्स हैं उनको आप एक एक करके सॉल्व करने की कोशिश करिए। अगर आपको कोई डिफिकल्ट लग रहा है तो आप उसे छोड़ दीजिए, बट ऐसा नहीं है कि आप पूरी मैथमेटिकल रीजनिंग को ही छोड़ के चले जाएं। ठीक है, आप कोशिश करिए, इतने आपके बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं आते हैं मैथमेटिकल रीजनिंग में। जो आपकी 10th तक की मैथ्स होती है उसी से आपके क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप इसको बिल्कुल ऐसे ही मत छोड़िए, इसके भी कुछ क्वेश्चंस आप ज़रूर करने की कोशिश करिए। फिर कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन को भी आप 10 डेज अलॉट में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कम्युनिकेशन भी बिल्कुल टीचिंग और रिसर्च की तरह ही होता है। आप इसको पढ़ेंगे तो आपको ये बहुत ईजी लगेगा, लेकिन जब आप इसके क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चंस इसमें से आते हैं, जिसमें क्या होता है कि कई बार स्टूडेंट्स को क्वेश्चन आता है फिर भी वो गलत करके आ जाते हैं। इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि इसकी प्रैक्टिस आप जरूर करते रहिए। इसके भी मैंने आपको 10 MCQs रोज करने के लिए बोला है, ताकि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे। ठीक है, फिर आपका लॉजिकल रीजनिंग जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है पेपर 1 का। मैं इसको इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, लॉजिकल रीजनिंग में देखते हैं कि यार ये तो बहुत टफ है, लेकिन एक्चुअल में लॉजिकल रीजनिंग बहुत ही इजी होता है। अगर आपको एक बार लॉजिकल रीजनिंग समझ में आ गया तो फिर आप इसकी तरफ से बिल्कुल बेफिक्र हो सकते हैं कि आप इसका क्वेश्चन एग्जाम में करके ही आएंगे। क्योंकि टीचिंग, रिसर्च, कम्युनिकेशन, इसके क्वेश्चंस क्या आते हैं, घुमा फिरा के आते हैं और थोड़े ट्रिकी आते हैं। लेकिन जब आप लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन देखेंगे तो वो बिल्कुल भी ट्रिकी नहीं होते, आप एक बार में ही उनको सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको आती है। अगर आप कई बच्चे उसको देख के ही डर जाते हैं कि नहीं ये तो बहुत टफ है, तो इसलिए मैं प्लीज़ आपको बोलूँगी कि ये आप ज़रूर करके जाइए, और इसके भी MCQs 5 MCQs लगभग रोज करिए, तो आपको आराम से ये 5 क्वेश्चंस आप इसके सही करके आएंगे एग्जाम में। DI आप डेली 2 कर सकते हैं, 2 अगर आप DI डेली कर रहे हैं तो आपके लिए मोर देन इनफ है। ठीक है, डाटा इंटरप्रिटेशन के लिए। ठीक है, फिर आपका 10 डेज में आपको बोल रही हूँ, ICT भी आप 10 डेज में कर सकते हैं। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को भी आप क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, उसमें जो भी है लैन, मैन, वैन और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, इसके बारे में उसमें क्वेश्चन आता है। 10 MCQs रोज कर सकते हैं आप इसमें। फिर आपका PDE, पब्लिक डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट, ये भी आप इसको 10 डेज दे सकते हैं। इसमें भी आप यूनिट वाइज इसको पढ़ सकते हैं आराम से, और इसमें थोड़ा लर्न करने के लिए ज़्यादा होता है, करंट अफेयर ज़्यादा होता है, तो इसके भी आप 20 MCQs ही रोज करिए। फिर है आपका HES यानी कि हायर एजुकेशन सिस्टम, इसको भी आप 10 डेज दे सकते हैं, और उसके बाद आप इसके 20 क्वेश्चंस हमेशा रोज कर सकते हैं, जिससे कि आपको आगे चल के इसकी प्रैक्टिस बनी रहे और आपको आगे चल के कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो ये है आपकी पेपर 1 की स्ट्रैटेजी। फ्रेंड्स, पेपर 2 में मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप डेली 2 आवर्स की सेल्फ स्टडी करिए, जिसमें बुक्स, ऑनलाइन क्लासेस या नोट्स से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, और 1 आवर आप प्लीज़ प्रैक्टिस पेपर या PYQs की प्रैक्टिस करिए, क्योंकि फिर ही तभी आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा इन चीज़ों को लेके। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मस्ट हैव्स, जो आपके पास जरूर होने चाहिए, वो है आपका हाइलाइटर जरूर होना चाहिए जब आप पढ़ रहे हैं। न्यू नोटबुक बनाइए प्लीज़, जब भी आप नोट स्टार्ट कर रहे हैं बनाना, किसी भी एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो। और आप कॉफ़ी या टी ज़रूर अपने साथ रखिए, क्योंकि आपको पता है कि तैयारी करना इतना आसान नहीं होता, बहुत ही बोरिंग होता है। तो कभी कभी आपको नींद आए या कुछ भी हो तो आप कॉफ़ी या टी से इसको सही कर सकते हैं। चॉकलेट्स रखिए ताकि आपका मूड हमेशा अच्छा बना रहे। एनीथिंग टू मच टू फील एनर्जेटिक, क्योंकि बहुत ही नींद आती है पढ़ते हुए, बहुत ही कई बार आपको लगेगा कि यार चलो सो जाते हैं, तो इसको चीज़ को हटाने के लिए आपको कई बार डल फील होगा, तो इस चीज़ को हटाने के लिए आपको ये सब चीज़ें अपने पास रखनी चाहिए। और आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा फ्रेंड्स। सो कीप वॉचिंग नेट प्रेप विद साक्षी।